हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। चलिए तो आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज आपका ये 11वें नंबर का मॉडल पेपर है, जिसमें हम जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, वो भी डिटेल के साथ में, एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में। ये क्लास आपके एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जाम के साथ साथ सभी एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको क्लास को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और रेगुलर क्लास में बने रहना है। ओके। और ये वाली पीडीएफ आपको टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेनी है। टेलीग्राम की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। ओके, तो चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और हर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए चलना है, और क्लास एंड होने के बाद में अपना स्कोर भी मुझे कमेंट करके बताना कि यहाँ पर आपके 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं। ओके, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो देखिए ये हुआ था रियो डी जेनेरो में। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जो प्रथम सम्मेलन हुआ था वो रियो डी जेनेरो में हुआ था। तो चलिए देखते हैं कब हुआ था ये सम्मेलन। तो ये हुआ था 3 जून से 14 जून 1992 के मध्य रियो डी जेनेरो में, ब्राजील में ये सम्मेलन संपन्न हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्रिकेट के खेल में पॉपिंग क्रीज की माप होती है। तो यहाँ पर क्रिकेट के खेल में आपको बताना है जो पॉपिंग क्रीज होती है उसकी माप कितनी होती है। तो देखिए ये होती है कितनी, 4 फीट। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा, 4 फीट। तो चलिए देखते हैं थोड़ा यहाँ पर डिटेल में इसके बारे में। तो देखिए क्रिकेट में पॉपिंग क्रीज विकेट तथा बल्लेबाज की बल्लेबाजी लाइन के बीच की दूरी को कहते हैं क्या? पॉपिंग क्रीज। अब देखिए इसकी माप कितनी होती है, तो ये होती है 4 फीट। और बॉलिंग क्रीज की लंबाई कितनी होती है, तो ये होती है 8.8 फीट। तथा क्रिकेट की जो पिच की लंबाई होती है वो 22 गज होती है। तो तीनों के बारे में आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में जूडो का आरंभ किसने किया था? तो भारत में जूडो का आरंभ किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था वाई यांग के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, वाई यांग। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम। सांड की लड़ाई किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो देखिए सांड की जो लड़ाई होती है, इनकी एक व्यक्ति क्या होता है इसमें सांड से क्या करता है, लड़ाई करता है। तो ये किस देश का क्या है, राष्ट्रीय खेल है? तो देखिए ये कहाँ का है, स्पेन का। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, स्पेन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई कितनी होती है? तो देखिए जो बैडमिंटन कोर्ट होता है, जहाँ पर बैडमिंटन खेला जाता है, उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट बोलते हैं। और यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जहां पर यानी कि बैडमिंटन खेलते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, कोर्ट इसको बोलते हैं। और इसकी लंबाई आपको पूछी गई कि लंबाई कितनी होती है। तो देखिए इसकी लंबाई होती है 44 फीट, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा, 44 फीट इसकी लंबाई होती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बैडमिंटन कोर्ट की लंबाई 44 फीट होती है और चौड़ाई 20 फीट होती है। और बास्केटबॉल की जो कोर्ट की लंबाई होती है वो 85 फीट होती है। और टेनिस कोर्ट की लंबाई कितनी होती है, 78 फीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह है। तो भारत के द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह बताना है कौन सा था। तो देखिए ये था कौन सा, आर्यभट्ट। यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, आर्यभट्ट। और देखिए ये कब प्रक्षेपित किया गया था? तो देखिए प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 में पूर्व सोवियत संघ के बेकानूर अंतरिक्ष केंद्र से इंटर कोसमॉस प्रक्षेपण यान द्वारा पृथ्वी के निकटवर्ती कक्षा में 594 किलोमीटर की ऊंचाई पर सफलतापूर्वक इसको स्थापित किया गया था। किसको? आर्यभट्ट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यदि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से हैं तो आप कर सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं यदि आप एमएससी बायोटेक्नोलॉजी से हैं? तो देखिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन आपका सी राइट हो जाएगा, प्याज आलू और प्याज उत्पादन आप कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी का प्रयोग करके फसल उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। नए जैविक उर्वरकों का प्रयोग, संवर्धित बीजों का प्रयोग आदि बहुत से लाभ जो जैविक प्रौद्योगिकी होते हैं वो प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एसिड बदलता है। तो यहाँ पर आपको बताना है जो एसिड होता है, अम्ल होता है, वो आपका जो लिटमस पत्र होता है वो किस में चेंज करता है। तो देखिए एसिड क्या करता है, जो नीला आपका लिटमस पत्र होता है उसको लाल में चेंज कर देता है। और जो आपका बेस होता है यानी कि क्षार होता है वो क्या करता है, वो लाल लिटमस को नीले लिटमस में चेंज कर देता है।
तो यहाँ पर आपको एसिड के लिए पूछा गया है, तो ये क्या करता है, नीले को लाल में चेंज करता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अधिकांश लोहा निम्न में से प्राप्त किया जा सकता है। तो देखिए जो लोहा होता है, आयरन होता है, वो सबसे ज्यादा किससे प्राप्त किया जा सकता है? तो देखिए ये किया जा सकता है किससे, हेमेटाइट से। ऑप्शन आपका यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, हेमेटाइट से सबसे ज्यादा लोहा यानी कि आयरन प्राप्त किया जा सकता है। और हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सूत्र होता है Fe2O3 इसका सूत्र होता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 285 है, उस तत्व का नाम क्या है? तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया गया है किसी तत्व एलिमेंट का नाम आपको पूछा गया है। तो देखिए आपका यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फास्फोर्स। ऑप्शन आपका सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। जो फास्फोर्स होता है उसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, तो ये आपका होता है कितना, 15। ओके, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको दिया गया है 285। तो देखिए आपका जो फास्फोर्स होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो ये होता है 2, 8 और 5 इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा, फास्फोर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्रोमेटोग्राफी की तकनीक से क्या करते हैं? तो क्रोमेटोग्राफी की जो तकनीक होती है उससे क्या किया जा सकता है? तो देखिए इसमें मिश्रण से पदार्थों को अलग करना तथा उनका विश्लेषण करना किसमें आता है, क्रोमेटोग्राफी में किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पर सिम का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपको सिम की फुल फॉर्म पूछी गई है, क्या होती है सिम की फुल फॉर्म? तो देखिए ये होती है सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सिम की जो फुल फॉर्म होती है वो सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल होती है। नोट करके रखना, आपको अच्छे से याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका आता है, 1000 वाट के एक हीटर का प्रयोग प्रति 2 घंटे तक पानी गर्म करने में किया जाता है और 10 दिनों में बिजली की खपत आपको पूछी गई है। तो देखिए यहाँ पर आपको जो हीटर है उसका वो दे रखा है कि 1000 वाट का एक हीटर है और प्रतिदिन उसको 2 घंटे यूज में लाया जाता है। तो इस तरह से 10 दिन के लिए आपको पूछा गया है कि 10 दिन में बिजली की खपत क्या होगी। तो देखिए इसका क्या एक फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा 20 किलो वाट। ओके, ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला अच्छे से निकालते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो देखिए बिजली की खपत आपको निकालनी है। तो देखिए इसका फॉर्मूला है सामर्थ्य इंटू समय। तो देखिए आपको निकालना है 10 दिन के लिए। तो देखिए जो हीटर आपका वो कितने का है, तो ये है 1000 वाट का और आपको टाइम दिया गया है कि प्रतिदिन कितना यूज किया जाता है उसका, तो ये किया जाता है 2 घंटे और कितने दिन के लिए पूछा गया है, 10 दिन के लिए आपको पूछा गया है। तो देखिए इन सभी को हम क्या कर देंगे, इनटू कर देंगे। और यहाँ पर देखिए आपको मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है, यहाँ पर आपको वाट में दे रखा है। ओके, और टाइम आपका घंटे में दे रखा है, तो यहाँ पर आप किलो वाट में इसको चेंज करेंगे वाट को। तो यहाँ पर आपको क्या करना होगा, यहाँ पर 1000 से आपको डिवाइड देना होगा। तो इस तरह से 1000 आपका कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आपका बच गया कितना, 20 हावर यहाँ पर आपके बच गए। तो आपका जो बिजली की खपत हो गई 10 दिन में वो हो जाएगी कितनी, 20 किलो वाट घंटा यहाँ पर आपकी खपत हो जाएगी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो देखिए जो लाउड स्पीकर होता है उसमें ऊर्जा का परिवर्तन किस में होता है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट है। ध्वनि से विद्युत और विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में क्या होता है, चेंज होता है किसमें, लाउड स्पीकर में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पर है, एक ध्वनि स्रोत 400 हर्ट्ज आवृत्ति और 2.5 मीटर तरंग दैर्ध्य की तरंगे भेजता है, ध्वनि तरंगों की चाल क्या होगी? चाल यहाँ पर आपको पूछी गई है, ध्वनि तरंगों की स्पीड यहाँ पर आपको पूछी गई है क्या होगी। तो देखिए यहाँ पर चलिए इसको अच्छे से सोल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको पूछा क्या गया है, तरंग वेग आपको यहाँ पर पूछा गया है। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है तरंग वेग इक्वल क्या होता है, यहाँ पर आपकी आवृत्ति इंटू क्या होता है, तरंग दैर्ध्य होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको आवृत्ति दे रखी कितनी, 400 हर्ट्ज इंटू आपका तरंग दैर्ध्य कितना है, तो ये है 2.5 मीटर। कितना है, 2.5 मीटर। अब यहाँ पर आपको इंटू कर देना इनको, तो आपका आ जाएगा कितना है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 100। ओके,
सॉरी यहाँ पर आपका आ जाएगा 1000। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1000 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर क्या होगी, तरंग वेग होगी, यानी कि तरंगों की चाल होगी। ऑप्शन आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, और यहाँ पर आपको करेक्ट कर लेना है, रॉन्ग यहाँ पर आपको दिया गया है। ओके, कितना होगा यहाँ पर 1000 मीटर पर सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बल इंटू विस्थापन डैश के बराबर होता है। तो देखिए फॉर्मूला यहाँ पर आपको दिया गया है, किसका फॉर्मूला होता है बल इंटू विस्थापन। तो देखिए ये होता है किसका, कार्य का, वर्क का, यानी कि डब्ल्यू का क्या फॉर्मूला होता है, बल इंटू विस्थापन, यानी कि एफ इंटू एस। डब्ल्यू यहाँ पर आपका हो गया वर्क यानी कार्य, एफ आपका हो गया बल, और एस आपका हो गया विस्थापन। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, वर्क यानी कि कार्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है। तो ये कौन सा महासागर है जो कि उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता है, टच नहीं करता है। तो ये आपका कौन सा, हिंद महासागर। यहाँ पर ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में। तो देखिए उत्तरी अटलांटिक महासागर उत्तरी अमेरिका के पूर्व में स्थित है। प्रशांत महासागर उत्तरी अमेरिका के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक महासागर अमेरिका के उत्तर में है, लेकिन जो हिंद महासागर है ये उत्तरी अमेरिका के स्पर्श नहीं करता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में सबसे बड़ा बांध है। तो भारत का सबसे बड़ा बांध आपको बताना है कौन सा है। तो देखिए यह है कौन सा, भाखड़ा बांध। तो ऑप्शन एक आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा, जो भाखड़ा बांध है ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, डैम है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और यहाँ पर इसकी आप लंबाई भी देख सकते हैं कि कितनी है इसकी लंबाई, यानी कि सॉरी ऊंचाई, लंबाई। तो देखिए जो भाखड़ा नागल बांध है इसकी ऊंचाई है कितनी, 226 मीटर, और लंबाई है 520 मीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको रॉन्ग बताना है, रॉन्ग कौन सा है। तो देखिए यहाँ पर आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल राइट हो जाएगा। जो चना होता है वो खरीफ की फसल नहीं होती है, फिर किसकी होती है, तो ये रबी की फसल होती है, कौन सी, चना। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कि ये रॉन्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो देखिए भारत का सबसे छोटा राज्य बताना है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ये है कौन सा, गोवा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। जो गोवा राज्य है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और क्लास आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर करना। ओके, तो यहाँ पर इसके बारे में आप देख सकते हैं, भारत के 29 राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा जो राज्य है वो सबसे छोटा है। और गोवा का क्षेत्रफल कितना है, तो यह 3702 वर्ग किलोमीटर है। और 30 मई 1987 को इसे भारत के 25वें राज्य के रूप में मान्यता दी गई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध है। तो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसका संबंध बताना है, उसका संबंध किससे है। तो देखिए इसका संबंध है किससे, भाषाओं से, लैंग्वेज से। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। चलिए इसके बारे में देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए वर्तमान में टोटल कितनी भाषाएं सम्मिलित है इसमें, तो यह है टोटल 22 भाषाएं सम्मिलित है इसमें। और देखिए 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में नई सम्मिलित की गई भाषाएं कौन कौन सी हैं, तो यह है बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। इन 4 भाषाओं को सम्मिलित किया गया था 92वें संवैधानिक संशोधन 2003 में। चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है। तो देखिए राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार होते हैं उनकी योग्यता क्या होनी चाहिए। तो देखिए वो होनी चाहिए, लोकसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना चाहिए। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति देश का क्या होता है, संवैधानिक प्रमुख होता है, कौन, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 58(1) में यह उल्लेख किया गया है कि किसी व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य बनने की योग्यता होने पर ही राष्ट्रपति निर्वाचन की पात्रता होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, नेपोलियन बोनापार्ट निवासी था। तो नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था, तो ये था कहाँ का, फ्रांस का। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी बिल्कुल राइट हो जाएगा।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का निवासी था। इसके समय में फ्रांस में बहुत ही ज्यादा प्रगति हुई थी। नेपोलियन बोनापार्ट महाद्वीपीय व्यवस्था व कानून संहिता की रचना के कारण विशेष रूप से चर्चित रहा था। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो देखिए भारतीय जो प्रशासनिक सेवा है वो किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? तो ये हुई थी किसके शासनकाल में? लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए भारत में प्रशासनिक सेवा का प्रारंभ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। कब किया था? 1786 से 1793 में किया था। इसने 1793 ईस्वी में प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण किया, जो कि शक्तियों के पृथक्करण पर के सिद्धांत पर आधारित था। उसने बंगाल में स्थायी भूमि बंदोबस्त प्रणाली को भी लागू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो यहाँ पर आपको दिए गए हैं अधिकार, तो इनमें से बताने की मौलिक अधिकार कौन सा नहीं है? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन आपका डी जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी पुरुषों और महिलाओं हेतु समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, ये क्या नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं इसके बारे में। तो देखिए जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये अनुच्छेद 25 से 28 में है। नेक्स्ट यहाँ पर है समानता का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 14 से 18 तक है। तीसरा आपका है विचार और अभिव्यक्ति का अधिकार, तो ये अनुच्छेद 19 में है। ये सभी क्या है? तीनों मौलिक अधिकार हैं, लेकिन सभी पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन का जो अधिकार है ये नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विश्व के कुल भूभागीय क्षेत्रफल में भारत की भागीदारी कितने प्रतिशत है? तो देखिए इसमें जो भारत की भागीदारी है वो है 2.4%, यानी कि ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूर्य की पृथ्वी से लगभग दूरी मिलियन में आपको बतानी, मिलियन किलोमीटर में आपको बतानी कितनी है? तो देखिए ये है कितनी? 150। लगभग कितनी है? 150। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था? तो इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? इलेक्ट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए ये की गई थी जे थॉमसन के द्वारा। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कब की गई थी इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन के द्वारा? तो ये की गई थी 1897 ईस्वी में की गई थी। और इलेक्ट्रॉन क्या है? एक ऋणावेशित कण है। ओके, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक डैश कहलाता है? तो हाइड्रोजन जो परमाणु होता है उसका नाभिक यहाँ पर आपको बताना है कि क्या कहलाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो देखिए इसको कहा जाता है क्या? प्रोटॉन। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो देखिए जो हाइड्रोजन होता है उसके नाभिक में क्या होता है? एक प्रोटॉन होता है, और जो उसकी कक्षा होती है बाहर की उसमें क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब हाइड्रोजन उस इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, बाहर निकाल देता है, तो उसके नाभिक में क्या बचता है? प्रोटॉन बचता है। इसलिए इसके नाभिक को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो यहाँ पर आपको वो कंट्री बतानी है, देश बताना है कौन सा जो अभी भी क्या है? राजा द्वारा शासित है, यानी कि राजा का शासन वहां पर चलता है। तो देखिए ये आपका है कौन सा? सऊदी अरब। यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, आंतरिक अफवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र है। आंतरिक अफवाह द्वारा चिन्हित क्षेत्र आपको बताना है कौन सा है? तो देखिए ये आपका हो जाए कौन सा? मरुस्थल। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर जानते हैं कि आंतरिक अफवाह होता क्या है। तो देखिए वह अफवाह तंत्र जिसमें बहने वाली नदियां या फिर सरिताओं के पानी का समुद्र तक कोई निकास नहीं होता है। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कौन सा है? यह है मरुस्थलीय क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण का एक अजैविक घटक है? तो यहाँ पर आपको पर्यावरण का अजैविक घटक बताना है कौन सा है? तो देखिए ये आपका है कौन सा? पानी। जो पानी है वो अजैविक घटक है पर्यावरण का। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी राइट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ताप, जल, वायु, कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं? अजैविक घटक होते हैं, लेकिन उत्पादक, उपभोक्ता एवं अपघटनकर्ता क्या होते हैं? जैविक घटक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना डैश कहलाती है?
तो देखिए प्रकाश जो होता है अगर वो एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करता है, उसमें से गुजरता है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो देखिए इसको बोलते हैं क्या? रिफ्रैक्शन यानी कि अपवर्तन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तन कहा जाता है, रिफ्रैक्शन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? तो द्रव्यमान संख्या आपको यहाँ पर पूछी गई है, जो एटॉमिक मास होता है वो आपको यहाँ पर पूछा गया है क्या होता है, किसका योग होता है? तो देखिए ये होता है कि इसका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग क्या होता है? द्रव्यमान संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20 किलो द्रव्यमान की वस्तु की गतिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए जिसका वेग कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड है। तो देखिए यहाँ पर आपको गतिज ऊर्जा पूछी गई है, काइनेटिक एनर्जी आपको यहाँ पर पूछी गई है, आपको निकालनी है। तो यहाँ पर आपको द्रव्यमान दे रखा है और वेग भी आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? तो देखिए ये होता है क्या है? K इक्वल हाफ mv²। क्या होता है? हाफ mv² होता है किसका? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब यहाँ पर आपको m भी दे रखा है, v भी दे रखा है, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 इंटू m आपका है यहाँ पर 20 और v आपका यहाँ पर है 4, तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे तो आपका हो जाएगा 16। तो इजीली आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कितना हो जाएगा आपका यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 160। ओके, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी बिल्कुल राइट है, 160 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर पृथ्वी सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर होती है, कब होती है? पृथ्वी जो होती है वो सूर्य से अपनी अधिकतम दूरी पर कब होती है? तो देखिए ये होती है कब? 4 जुलाई को। ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए अपसूर्य के समय पृथ्वी सूर्य से 15.2 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर होती है, जो पृथ्वी पर क्या होती है? 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, औसत मानव मस्तिष्क का वजन होता है लगभग। तो यहाँ पर आपको मानव मस्तिष्क का वजन आपको यहाँ पर पूछा गया है, वेट कितना होता है? तो देखिए केजी में आपको बताना है, तो ये होता है कितना? 1.36 केजी, यानी कि ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा, 1.36 केजी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर, किसी पेशी में संकुचित प्रोटीन होता है। तो देखिए कोई पेशी है उसमें क्या होता है? संकुचित जो प्रोटीन होता है वो कौन सा होता है, जिसकी वजह से क्या करती हैं हमारी जो मांसपेशियां वो हिलती डुलती हैं। तो देखिए इनमें पाया जाता है कौन सा प्रोटीन? एक्टिन और मायोसिन। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। एक्टिन और मायोसिन जो प्रोटीन होते हैं वो किस में पाए जाते हैं? पेशी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हाथ वगैरह है वो मूवमेंट करते हैं। ओके, चलिए तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना रिपोर्ट 2020 को किसने जारी किया है? तो देखिए विश्व आर्थिक स्थिति और संभावना जो रिपोर्ट है 2020, इसको जारी किया है किसने? संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक मामलों की विभाग ने इसको जारी किया है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, विश्व के वन संसाधनों में किस देश का सर्वाधिक योगदान है? तो विश्व के वन जो संसाधन है उनमें आपको बताना है कि किस देश का सबसे ज्यादा योगदान इसमें रहा है। तो देखिए ये रहा है किसका? ब्राजील का। यहाँ पर जो ऑप्शन ए है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा, ब्राजील सबसे ज्यादा रहा है ब्राजील का। उसके बाद में रहा है अमेरिका का दूसरे नंबर पर, कनाडा यहाँ पर तीसरे नंबर पर है, चीन आपका यहाँ पर 4th नंबर पर है। ओके, और फ्रांस जो आपका यहाँ पर 5th नंबर पर है। तो इन 5 देशों का सबसे ज्यादा विश्व के वन संसाधनों में सबसे ज्यादा योगदान रहा है। फर्स्ट पर कौन सा है? ब्राजील। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 13 मई 2020 को खाद्य और कृषि संगठन ने वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 2020 को जारी किया गया है। और देखिए वर्तमान में दुनिया के 5 प्रमुख देश हैं जो क्या है? वन संसाधनों के योगदान में सबसे ऊपर हैं। कौन कौन से हैं? ब्राजील, अमेरिका, कनाडा, चीन और रूस। तो ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। आज की इस क्लास में हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर के टॉप 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर आपको क्लास पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो प्लीज़ अपने सभी दोस्तों के पास में शेयर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके मुझे बताना कि आपको क्लास कैसी लग रही है और अपना स्कोर भी मुझे यहाँ पर बताना है। ओके, कि आपका स्कोर यहाँ पर क्या रहता है। ओके फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।